सप्लाई हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारी सप्लाई क्या होता है मेरे भाई, इस टॉपिक पे अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सप्लाई, जैसे आपने बात करी थी डिमांड के ऊपर, वैसे ही सेम चीज सप्लाई है। फर्क थोड़ा सा है इसके अंदर, थोड़ा बहुत। जनरली आप सप्लाई को ध्यान रखना, डिमांड को आप कंज्यूमर की नज़र से देखते हो जब भी आप डिमांड की बात करते हो, लेकिन मेरे भाई सप्लाई को आप प्रोड्यूसर की नज़र से देखो, माल बनाने की नज़र से। क्योंकि डिमांड में आप कंज्यूमर की नज़र से देखते हो तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से चीज़ें डिफरेंट होती हैं, और अगर हम बात करें सप्लाई, तो सप्लाई में प्रोड्यूसर की नज़र से देखना है। यहाँ पर आप ये देखते हो कि प्राइस अगर हमने बढ़ाया तो एज अ कंज्यूमर हम उसकी डिमांड कम करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझो कि यहाँ अगर मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा तो एज अ सप्लायर आप चाहोगे कि आप वही चीज़ बेचो, क्योंकि उस पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कैसे भाई, अगर मान लो मार्केट में प्राइस अभी आपका कोई कोई प्राइस आप 10 रुपए का रख रहे हो, और फॉर एग्जांपल आप इसे 8 रुपए में बना के तैयार करते हो, तो आपका मार्जिन 2 रुपए का आपका प्रॉफिट है। लेकिन मार्केट में इसका प्राइस अगर 12 रुपए हो जाए तो अब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से मार्जिन प्रॉफिट का 4 रुपए, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी ना प्रॉफिट कमाने की। तो आप चाहोगे ना मार्केट में कि किसी चीज का प्राइस बढ़े तो आप उसकी सप्लाई भी बढ़ा दो। तो यानी कि यहाँ तो कहीं ना कहीं सेम रिलेशन है, वहां कहीं ना कहीं उल्टा रिलेशन था। यहाँ पर प्राइस और सप्लाई के बीच में सेम रिलेशन है। जिस चीज का प्राइस जितना ज्यादा बढ़ेगा आप चाहोगे मार्केट में उसे उतना ज्यादा बेचना है, लेकिन अगर आप उस चीज का प्राइस कम कर दो तो आप चाहोगे कि उस चीज को आप कम बेचो। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल नहीं है। दिस इज अबाउट सप्लाई। लेकिन हमें सप्लाई की एक अच्छी सी डेफिनेशन जाननी चाहिए। सप्लाई को भी मैंने आपके सामने रिलेट करा है, इसको मैंने डिमांड से कैसे रिलेट करते हैं। मनी सप्लाई का मतलब क्या है, देखो कहता है जैसे कि डिमांड होती है वैसे ही सप्लाई को भी एक रिलेशनशिप दिखाई दे गया है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। सप्लाई में भी आप प्राइस और क्वांटिटी का ही रिलेशन पढ़ोगे, जो मैं अभी आपको ऊपर समझा भी चुका हूँ। कहता है आप आगे जाने से पहले कुछ फीचर्स की बात करो, मतलब आगे जाने परिभाषा पढ़ने से पहले आप सप्लाई के कुछ फीचर्स की बात करो। तो सप्लाई जनरली कुछ नहीं है। पहला पॉइंट लिखता है सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। कहता है सप्लाई एक डिजायर्ड क्वांटिटी है। मतलब क्या है इसका? कहता है ये आपकी विलिंगनेस दिखाती है कि कितना एक फर्म बेचना चाहती है और कितना एक्चुअल में जो है बेच रही है, वो अलग चीज है। कितना विलिंगनेस है, मतलब कितनी बेचने की इच्छा है। विलिंगनेस किसकी? सप्लायर की, प्रोड्यूसर की। कि एक प्रोड्यूसर कितना क्वांटिटी बेचना चाहता है मार्केट में। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है फीचर सप्लाई के अंदर। दूसरा फीचर कहता है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द एंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। मतलब ये एक और चीज जो लिखी है इसको लिख देते हैं हम पहले। कहता है सप्लाई किसी भी एक कमोडिटी का, मतलब किसी भी वस्तु का जो सप्लाई है, कहता है डज नॉट कंप्राइज। कह रहा है फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑफ टीवी बाय सैमसंग इन द मार्केट। मतलब टीवी की क्या करना, सप्लाई किसके द्वारा? सैमसंग के द्वारा मार्केट में। इज नॉट द टोटल अवेलेबल स्टॉक ऑफ टीवी सेट। एक मार्केट में जो भी सैमसंग बेच रहा है टीवी के सेट, तो इसका मतलब ये नहीं है, क्या नहीं है, ये कमोडिटी टीवी की सिर्फ सप्लाई जो कर रहा है वो सैमसंग कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में जितने भी टीवी बिक रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, हाँ वो या वो सैमसंग के हैं या फिर उसकी हम बात कर रहे हैं। कह रहा है विच सैमसंग इज विलिंग टू ब्रिंग इनटू द मार्केट ऑफ द सेल। मतलब इट इज द क्वांटिटी विच सैमसंग इज विलिंग टू ब्रिंग इनटू द मार्केट फॉर सेल। ये तो वो क्वांटिटी है जो मार्केट में वो बेचना चाह रहे हैं। तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी मतलब ये नहीं है कि भैया एंटायर स्टॉक आप कमोडिटी का बेच रहे हो। मतलब सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में यही गुड्स बिक रहे हैं। दूसरी चीज, ठीक है ना। फिर तीसरी चीज कहता है सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू प्राइस। कह रहा है सप्लाई को हमेशा किससे रिलेट करा गया है? प्राइस से। जैसे कि डिमांड होती थी वैसे ही सप्लाई है जो इनसे डिपेंड करती है। यानी कि कुल मिला के सप्लाई का मतलब समझाने के लिए 2-3 फीचर समझा रहा है, और अब यहाँ से आपको सप्लाई की एक डेफिनेशन दे देगा। बाकी एक और चीज कही है लास्ट की, सप्लाई भी भैया टाइम के अकॉर्डिंग ही अच्छी लगती है। मतलब सप्लाई सप्लाई जो है ना वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होनी चाहिए। जैसे आप जब डिमांड पढ़ते थे, डिमांड इज द अफेक्टिव डिजायर
which can be fulfilled during the given period of time at a particular price। तो डिमांड होता था, डिमांड जो होती है वो आप फुलफिल कर सकते हो गिवन पीरियड ऑफ टाइम हो, है ना। डिमांड में हम 3 चीजें पढ़ते थे, डिजायर, विलिंगनेस, है ना, ये सारी चीजें पढ़ते थे हम। तो वैसे सप्लाई में भी 3-4 चीजें हैं और मिलके सप्लाई की डेफिनेशन क्या बनेगी। अब देखो सप्लाई की जो मेन डेफिनेशन, अगर अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो समझ में ना आया तो सप्लाई की डेफिनेशन से मतलब अगर हम समझे तो सप्लाई की अगर हम परिभाषा समझें तो सप्लाई का मतलब क्या है, कितना एक वस्तु का माल आप बेचना चाहते हो। सप्लाई मतलब एक कमोडिटी, कमोडिटी मतलब वस्तु, उसका कितना माल आप एक दुकान इच्छा रखती है बेचने की और क्या वो सही में उस लायक भी है, बेच पा रही हो। भाई मैं चाहता हूं मैं 1000 यूनिट बेचूं पर मैं बेच ही नहीं सकता, क्यों, इतना पैसा नहीं है, एबल नहीं हूं मैं। तो एक क्वांटिटी जैसे फॉर एग्जांपल 10 या 20 माल मुझे बेचने की इच्छा हो और मैं उसके लायक भी हूं और जो भी एक गिवन प्राइस है उसमें मैं उसे बेचना भी चाहूं और एक पर्टिकुलर टाइम में रह के। सप्लाई, कोई पूछे सप्लाई क्या है तो कहना भैया सप्लाई मतलब कितना क्वांटिटी आप बेचने की इच्छा रख रहे हो और उसके लायक भी हो, एक गिवन प्राइस के अकॉर्डिंग आप उसे बेचना चाह रहे हो और एक गिवन टाइम में आप उसे बेचना चाह रहे हो, दैट ऑल थिंग्स सप्लाई। तो सप्लाई मतलब कितना आप इच्छा रख रहे हो, कितने बेचने के आप लायक हो, जो आप बेचना चाह रहे हो मार्केट में गिवन प्राइस में गिवन टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है आप 3-4 चीजें समझ गए होंगे सप्लाई में, ठीक है ना। अब वही एक सिंपल सी चीज है कि सप्लाई में 4 चीजें आई। क्या, सबसे पहले तो कितना क्वांटिटी है कमोडिटी का, कितना आप माल बेचना चाह रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज कितनी आपकी विलिंगनेस है, इच्छा है। तीसरा क्या प्राइस है, विलिंगनेस के साथ एबिलिटी भी लिख देना, क्या प्राइस है और क्या टाइम। 4 चीजें अगर आपको समझ आ जाए तो आप सप्लाई की परिभाषा बना सकते हो, है ना। अब वही सेम चीज आ जाती है कि सप्लाई या तो इंडिविजुअल सप्लाई हो या मार्केट सप्लाई हो। 2 तरीके की सप्लाई होती है, जैसे आपने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। भाई सिंपल सी बात है, कितना कमोडिटी एक अकेला बंदा बेचना चाहता है, जो भी आप है इंडिविजुअल, जो भी आपने परिभाषा लिखी ना अभी उसके बाद इंडिविजुअल लिख देना। और मार्केट सप्लाई में सेम ये लिख देना, कितना क्वांटिटी जो है ना, एक जो है ना ऑल फर्म्स, यहाँ पे एक फर्म है, एक अकेला बंदा इंडिविजुअल, और यहाँ ऑल फर्म्स विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस, वो सारी चीजें, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से आपकी थ्योरी पढ़ने के लिए 2 वर्ड जुड़ जाते हैं, एक वर्ड होता है सप्लाई और एक वर्ड जुड़ रहा है यहाँ पर स्टॉक। तो इन दोनों में फर्क अगर समझना चाहें तो मतलब क्या है, कहता है स्टॉक मतलब कितना क्वांटिटी एक कमोडिटी का जो अवेलेबल है फर्म के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, कितना माल आपके पास अवेलेबल है। इट इज नॉट अबाउट विलिंगनेस, एबिलिटी, इट इज अबाउट कितना स्टॉक अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है, उसके पास 50 टन का शुगर है उसके गोदाम में। कितने टन का, 50 टन का शुगर, और वो बेचना चाहता है 30 टन शुगर को 37 रुपए पर केजी, मतलब 1 किलो 37 रुपए में बेचना चाहता है। तो अब आप समझो कि 50 टन उसका क्या हो गया, स्टॉक माल पड़ा है, और वो बेचना कितना चाहता है, बस खत्म, इतना ही तो है। सप्लाई मतलब कितना आप बेचना चाह रहे हो आज मार्केट में, और स्टॉक मतलब कितना आपके पास आज पड़ा है। माल हो सकता है ज्यादा पड़ा हो और बेचना आप कम चाह रहे हो, बस बेसिक सी तो बात, और क्या दिक्कत है। तो सप्लाई और स्टॉक के बीच में यही है, इससे ज्यादा कुछ बात नहीं करते, इस पे आगे चलते हैं, बाकी डिफरेंसेस पढ़ लेना मेरे भाई। अब मेरे भाई ध्यान से समझो, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है सप्लाई के अंदर, ये आता है डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब मेरे भाई आप सिंपल से इसको समझ लो, जैसे आपने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, वैसे आप इसे लिख सकते हो, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं सप्लाई को। तो आपने पढ़ा था डायरेक्ट फैक्टर, इनडायरेक्ट फैक्टर, है ना।
वैसे ही मेरे भाई इसमें भी ये दो फैक्टर इन्वॉल्व कर दो। सबसे पहला तो क्या मेरे भाई, डायरेक्ट फैक्टर, सप्लाई को जो अफेक्ट करता है, और एक इनडायरेक्ट, जहां पे उसके प्राइस नहीं किसी और चीज पे। यहाँ तो सिंपल है, आप क्या बोलोगे, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाई। अब ध्यान रखना डायरेक्ट फैक्टर इसलिए क्वांटिटी डिमांड बोलते थे, नॉर्मल डिमांड नहीं बोलते थे। तो क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाई, इसमें कोई डाउट है? ये तो अभी अपन ने पढ़ा। भाई प्राइस बढ़ा दोगे तो बंदा चाहेगा ज्यादा से ज्यादा बेचना, है ना। तो कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही है सप्लाई का, उसका प्राइस। जनरल रूल ये कहता है कि जो प्राइस है और जो उसकी सप्लाई है वो आपस में बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं। सप्लाई बढ़ जाएगी अगर उसका प्राइस बढ़ा दोगे, सप्लाई कम हो जाएगी अगर उसका प्राइस कम कर दो। लेकिन मेरे भाई इनडायरेक्ट में फिर चीजें चलेंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि इनडायरेक्ट में बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। तो अब हम इनडायरेक्ट फैक्टर समझ रहे हैं, ऐसे फैक्टर जिनसे सप्लाई अलग तरीके से प्रभावित होती है, इनडायरेक्ट फैक्टर। तो इनडायरेक्ट जहां पर सबसे पहला टॉपिक आया था प्राइस ऑफ अदर गुड्स, वहां पे लिखा हुआ था प्राइस ऑफ, यहाँ पे प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब देखो समझना, फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स से गेहूं, इससे फार्मर जो है ना वो चाहेगा कि वो गेहूं की खेती करने से बजाय किसी और चीज की खेती करे, क्योंकि किसी और, मतलब सिंपल सी चीज है, आप मार्केट में एक माल बेच रहे हो, उसका प्राइस 10 रुपए है, और फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कोई चीज पहले 8 रुपए की चल रही थी, अब वो हो गई है फॉर एग्जाम्पल 12 रुपए की। तो मार्केट में उसका प्राइस अपने आप बढ़ा, तो जायज बात है, उसकी सप्लाई तो एक अलग ही केस है, उस पर हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसकी सप्लाई पे। इसकी सप्लाई आप अपने आप ही कम कर दोगे आज, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो भैया इसके प्राइस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका तो प्रॉफिट मार्जिन अभी भी उतना है, लेकिन उस पे जो पहले आप प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते थे वो अब प्रॉफिट मार्जिन आपका, यानी कि दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ गया, जो प्राइस आपने इसका बढ़ा दिया तो सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आधे लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस गुड्स की बात करें तो इस पे सप्लाई, क्योंकि किसी और गुड्स पे हमने प्राइस बढ़ा दिया। समझ रहे हो मेरे भाई? समझ में आया पहला इनडायरेक्ट फैक्टर क्या? प्राइस ऑफ अदर गुड्स। फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई, कितने कितने फैक्टर होते हैं? दो, डायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा। अच्छे से एक्सप्लेन कर देना उसे। इनडायरेक्ट फैक्टर में सबसे पहला क्या आता है? प्राइस ऑफ अदर सप्लाई। आओ मेरे भाई ध्यान से सुनना अगला, इनडायरेक्ट। आपको पता है इनपुट्स क्या होते हैं बिजनेस में? जो भी पैसा लागत आप लगाते हो, इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं? लैंड, लेबर और कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। नाम याद रख लेना, चारों ये इनपुट्स होते हैं मेरे भाई। इनपुट्स चार होते हैं, ध्यान रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है ना मेरे भाइयों? चार हमारे इनपुट्स हैं जो हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। अब इनमें से किसी का भी पैसा अगर कम पड़ गया या किसी का भी अगर पैसा ज्यादा पड़ गया तो आपकी लागत ज्यादा पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले आप माल 10 रुपए का बना के तैयार कर रहे थे, इन सबकी एक कॉस्ट आ रखी थी जो आपने अपनी लागत जोड़ रखी थी। 10 रुपए का हो रहा था, आप अपना 2 रुपए का मुनाफा जोड़ के कमा रहे थे। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंड, फॉर एग्जाम्पल पहले 2 रुपए की पड़ रही थी, ये 3 की पड़ रही थी, ये 3 की, और ये 2 की पड़ रही थी। हुआ क्या, अब लैंड और लेबर और कैपिटल और रॉ मटेरियल में आपका, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं कि आप 10 रुपए का माल आपका बन रहा था, आप 12 रुपए में बेच रहे थे मार्केट में, 2 रुपए का आप अपना प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या कि आपकी कैपिटल, मान लो, चलो छोड़ो कैपिटल नहीं, रॉ मटेरियल 1 रुपए बढ़ गई और आपका लैंड भी 1 रुपया बढ़ गया। तो आपने क्या करा, अब आपका जो माल की लागत बन के आएगी वो 12 रुपए आएगी। अब इसे आप 12 में तो बेचोगे नहीं, कि प्रॉफिट तो जीरो करोगे नहीं, तो आप कम से कम इसे 14 या 15 रुपए में बेचोगे मार्केट में। तो मेरे भाई फर्क क्या पड़ा आपका? ध्यान से समझना, जो फैक्टर पड़ा, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो ये है जिनकी वजह से माल आपका बन के तैयार हो रहा है। तो एज अ प्रोड्यूसर आप देख रहे हो कि अगर इनका प्राइस बढ़ जाता है तो आप जबरदस्ती अपनी मार्केट में जो सप्लाई है वो कम कर दोगे। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भैया इनसे तो डायरेक्ट फैक्टर ही हुआ ना एक तरीके से, कहीं ना कहीं। मेरे भाई प्राइस जो बढ़ रहा है ना उसका रीजन डिपेंड करेगा, समझ रहे हो? हम तो रीजन पे बात कर रहे हैं, रीजन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, समझ रहे हो? तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट होगा। अगर जो प्राइस है, देखो इसलिए ना इसको आप डायरेक्टली यूं मत कहो कि ये इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं, पर काइंड ऑफ इनडायरेक्ट फैक्टर्स ही हैं ये एक तरीके से, समझ रहे हो? क्योंकि ऐसे आगे जाके टैक्सेस में भी फर्क पड़ेगा और टैक्सेस से भी तो प्राइस बढ़ेगा।
तो फिर वहां पे भी सवाल हो सकता है, ठीक है ना। तो इनपुट का अगर दाम बढ़ जाए तो जैसे समझ रहे हो। अगला मेरे भाई स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरे भाइयों टेक्नोलॉजिकल चेंज से आपका सप्लाई पे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो जायज बात है मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि लोग वही खरीदना चाहेंगे और ऑफर करेंगे। तो एक तरीके से कह रहा है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी कम हो गई तो जायज बात है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो माल बन के तैयार हो रहा होगा वो अब आपका ज्यादा में हो रहा होगा। भाई आप बाहर गए, आपने कहा चलो एक फोन खरीदते हैं जो आज से चार साल पहले है, ये एक ऐसा फोन खरीदते हैं जो अभी जस्ट लेटेस्ट आया है, दोनों का प्राइस फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये है। आप इसे खरीदना नहीं चाहोगे, क्यों? पुराना नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि आप कहोगे कि इसके अंदर ज्यादा फीचर्स नहीं है। आज के टाइम पे समय बढ़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, और नई नई टेक्नोलॉजी से ये पुराने जमाने के हिसाब से 10,000 रुपये है, सेम इसी टेक्नोलॉजी का हो सकता है आपको आज के टाइम पे 7,500 या 7,000 का फोन मिल जाए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो इसका प्राइस ना अपने आप ही कम नजर आ रहा है आपको टेक्नोलॉजी की वजह से। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है ना वो कहीं ना कहीं अपने आप ही कम पड़ जाती है। समय बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लोग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं वो अपने आप कम हो जाती है। भाई समय बढ़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो पैसा जेब से कम खर्च होगा ना, तो आप ज्यादा मुनाफा कमा पाओगे, तो आप सप्लाई बढ़ा देते हो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। अगला आते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी से दो फर्क पड़ सकते हैं, एक तो टैक्स पे फर्क पड़ सकता है और एक सब्सिडीज पे फर्क पड़ सकता है। सब्सिडीज छूट होती है जो सरकार आपको देती है। टैक्स वो चीज है जो अगर मान लो फॉर एग्जांपल सरकार ने टैक्स का रेट बढ़ा दिया तो अब आपका जो माल का प्राइस है वो अपने आप ही बढ़ रहा है, बट ये इनडायरेक्ट है ना, एक तरीके से डायरेक्ट नहीं है। हाँ इसको हम डिटर्मिनेंट्स है तो इसलिए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कहेंगे, बट चलो मान लेते हैं। तो आपको पता है क्वांटिटी सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगी, लेकिन सरकार अगर आपको सब्सिडीज देनी शुरू कर दे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको पता है कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, प्राइस अपने आप ही कम बन जाएगा और आप सप्लाई उसकी ज़्यादा से ज़्यादा करनी शुरू कर दोगे मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ रहे हो। तो ये 2-4 पढ़ लेना बहुत है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे। बाकी मेरे भाई ध्यान रखना, यहाँ दो वर्ड यूज होंगे, जैसे हम क्वांटिटी सप्लाई डिमांड पढ़ते थे वैसे ही यहाँ पे भी क्वांटिटी सप्लाई होगा और एक सिर्फ सप्लाई होगा। तो क्वांटिटी सप्लाई आप वर्ड जब यूज करोगे जब उसके एक्चुअल प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई भी इनडायरेक्ट फैक्टर की अगर आप बात करोगे तो उसमें सिर्फ आप वर्ड सप्लाई यूज करोगे, ध्यान रखना। जब आप वहां याद है डिमांड में जो फर्क पड़ता था वो सिर्फ उसके प्राइस से पड़ता था, तो आप उसे क्वांटिटी डिमांड यूज करते थे वहां, लेकिन अदर फैक्टर्स होते थे तो वहां सिर्फ डिमांड लिखते थे, बस ये नाम याद रखना। बाकी मेरे भाई ये जितना भी पढ़ा है ना आपने, ये इंडिविजुअल सप्लाई की बात करी है। ऐसे ही कह रहा है मार्केट में क्या फर्क पड़ता होगा, मतलब ऐसे डिटर्मिनेंट्स या ऐसे फैक्टर, ठीक है ना, ऐसे डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, जिससे मार्केट सप्लाई पे, मतलब एक इंडिविजुअल सप्लाई नहीं पूरी मार्केट की सप्लाई पे फर्क क्या पड़ता होगा। तो कह रहा है सबसे पहला नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, कितनी दुकानें हैं, नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट, मार्केट में कितनी दुकानें हैं उससे। कह रहा है जब नंबर ऑफ फर्म इंडस्ट्री में बढ़ती है तो मार्केट सप्लाई भी बढ़ती है, क्योंकि लार्ज नंबर प्रोड्यूसर आ जाते हैं, बस खत्म। तो मार्केट सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी अगर लोग इंडस्ट्री को छोड़ना शुरू कर दें। तो फर्म्स कितनी दुकानें, मार्केट में जितनी ज्यादा दुकानें क्वांटिटी सप्लाई उतनी। दूसरा फैक्टर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, फ्यूचर में क्या रखना, एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना, किसके किसके रिगार्डिंग, प्राइस के रिगार्डिंग। मतलब कहता है अगर सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि भविष्य में पैसा बढ़ेगा तो वो आज के टाइम पे मनी सप्लाई को कम कर देगा। उसको पता है कि आज तो प्राइस इतना ही है, लेकिन भविष्य में प्राइस बढ़ेगा तो वो चाहेगा ना कि वो उसे आज नहीं कल बेचे, आज नहीं कल बेचे। तो इसीलिए वो आज अपनी सप्लाई को ना उतने ही दाम में कम कर देगा, कहेगा माल ही नहीं है, माल ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है भविष्य में प्राइस बढ़ेगा तब बेचूंगा, समझ रहे हो। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जब आ जाते हैं लोगों, या फिर लोगों को लगे कि ये भविष्य में सस्ता बिकेगा तो बंदा आज ही इसे ज्यादा दे दे, सप्लाई बढ़ा दे, बोल लो 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 लो, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन अच्छा है तो इससे सप्लाई बढ़ेगी। मतलब ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा है
ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो कल को जायज बात है, अगर ये अच्छा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी। समझ रहे मेरे भाई, मार्केट सप्लाई एक तरीके से। कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ गया मेरे भाई। डायरेक्ट फैक्टर, इनडायरेक्ट फैक्टर, इंडिविजुअल सप्लाई के और मार्केट सप्लाई के। मेरे भाइयों अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सप्लाई फंक्शन। पता है जब भी कभी सप्लाई फंक्शन या डिमांड फंक्शन आ जाए तो दोनों एक साथ निपटाने की बताता हूँ। कुछ भी नहीं है, सप्लाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सप्लाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी कम होगी, किससे, जो भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, उनसे सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सप्लाई फंक्शन है। कोई पूछे व्हाट इज सप्लाई फंक्शन तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई इज सप्लाई फंक्शन। इनके बीच में रिश्ता, इनके बीच में रिश्ता, जो फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं उससे सप्लाई पे क्या प्रभाव आ रहा है, ये सप्लाई फंक्शन है। तो सप्लाई फंक्शन क्या है, फैक्टर जो सप्लाई को प्रभाव कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, वो उनसे सप्लाई पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सप्लाई फंक्शन है। बस खत्म। अब इसको कैसे लिखा जाता है, देखो ऐसे कि ये सप्लाई है, सप्लाई जो है वो किस पे फर्क पड़ेगी, फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर, प्राइस, ठीक है ना, प्राइस के अलावा प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ओ पीओ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है ना। अगला अगला जैसे लिखा हुआ है पीएफ, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमने जो भी इनडायरेक्ट फैक्टर पढ़े वो सारे। और क्या होगा, टैक्सेशन पॉलिसी टी लिख दो, है ना, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी S1, इस तरीके से। बस तो ये क्या है, सप्लाई किससे अफेक्ट करेगी, जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बस खत्म। ठीक है ना, ये इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन था। मार्केट सप्लाई फंक्शन में जो मार्केट के फैक्टर्स हो, बस ऐसा ऐसे लिख दो, सप्लाई एसएक्स फंक्शन, और ये यही सारे लिख देना जितने भी अभी आपने ऊपर लिखे हैं, क्योंकि इनसे मार्केट में तो फर्क पड़ेगा ही, एक एक करके मार्केट में तो फर्क पड़ेगा ही, और उसके अलावा 2-4 मार्केट की ओर लिख देना। समझ रहे हो, मतलब जो भी फैक्टर लिखे हैं वो लिख देना, उसके अलावा नंबर ऑफ फर्म्स, मतलब जितने भी अभी आपने ऊपर लिखे ना वो सब लिखने के बाद इसके बाद लिख देना नंबर ऑफ फर्म्स n, क्योंकि फर्म बढ़ेंगी तो मार्केट बढ़ेगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को लिख दो f, ठीक है ना, और ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को लिख दो m, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब इंडिविजुअल के साथ साथ ऐसे फैक्टर जिनसे पूरी मार्केट प्रभावित होगी। बस खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं। अब वहीं पे आगे चलूं मैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है सप्लाई का स्केड्यूल, फिर ऐसे ही सप्लाई का डायग्राम या कर्व आ जाएगा। तो मेरे भाई हम पढ़ चुके पहले भी क्या, टेब्यूलर प्रेजेंटेशन, यानी कि मेरे भाइयों सप्लाई को टेबल की फॉर्म में समझना। टेबल मतलब प्राइस था 10 रुपये, क्वांटिटी सप्लाई थी 100 यूनिट, प्राइस 11 हुआ, सप्लाई 110 हो गई, प्राइस 12 हुआ, सप्लाई 120 हो गई। तो ये क्या हो रहा है, टेबुलर फॉर्म। The tabular form that represent the relationship between price and quantity supply is supply schedule, ठीक है ना। अब इसमें भी फिर एक सवाल आ जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई कैसा, प्राइस 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, और उसकी क्या सप्लाई है, 0 सप्लाई, 5 सप्लाई, 10 सप्लाई, 20 सप्लाई, 30 सप्लाई। तो ये क्या हो गई, इंडिविजुअल सप्लाई। और अगर मार्केट सप्लाई है तो मार्केट सप्लाई कैसे लिखेंगे, देखो देखो, प्राइस 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, यहाँ लिख देना प्राइस एक गुड्स का। और अब आपको फॉर एग्जांपल मार्केट सप्लाई लिखनी है, ठीक है ना, तो मार्केट सप्लाई को कैसे लिखेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई, मतलब एक एक बंदा कितना सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक बंदा और फॉर एग्जांपल दूसरा बंदा, तो दूसरा बंदा एक गुड्स बिक रहा था तो कुछ नहीं बेच रहा, दूसरा भी कुछ नहीं बेच रहा। प्राइस जब 5 हुआ, मतलब प्राइस 2 रुपए हुआ, तो एक बंदा बोला मैं 5 बेचूंगा, दूसरा बंदा बोला मैं 10 बेचूंगा। ऐसे एग्जाम्पल में आप और भी कंपनियां और भी फर्म डाल सकते हो। तीसरे में जैसे मान लो आपने 15-25 करा, ठीक है ना, 20-35 करा, 25-40 करा, और फिर यहाँ पर ये आपकी आ जाएगी मार्केट सप्लाई, जो इन सबको जोड़ के आएगी 15, 40, ठीक है ना, 55, ठीक है ना, 65, ऐसे। मतलब इंडिविजुअल सप्लाई को जोड़ के एक मार्केट सप्लाई बना के दिखा दी। कोई दिक्कत मेरे भाई। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इस चैप्टर का सप्लाई कर्व। आप इसको लिखोगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन which shows the relationship between quantity supply and the price is supply curve। मतलब देखो क्या, कौन सा रिलेशन, किसका रिलेशन, रिलेशन बिटवीन किसका,
प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा, कैसा रिलेशन, डायग्रामेटिक, ठीक है ना, डायग्रामेटिक रिलेशनशिप बिटवीन, या फिर हाँ डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो, ग्राफिकल भी लिख सकते हो, ठीक है ना, यूं लिखना है ना, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई इज सप्लाई कर्व। और अब सप्लाई कर्व को समझा देता हूं, ध्यान से समझना। सप्लाई कर्व इंडिविजुअल सप्लाई कर्व समझते हैं, जैसे आपको पता है आप यहाँ पर अपना आउटपुट लिखते हो, ठीक है ना, और यहाँ आप अपना प्राइस लिखते हो, ठीक है ना, मतलब यहाँ आप अपना क्वांटिटी लिख दो, कितना क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पर आप प्राइस रख दो। तो प्राइस आपका बढ़ेगा, आपको पता है, और आपकी सप्लाई, जैसे मान लो इतने प्राइस पे इतनी सप्लाई है तो यहाँ, इतने प्राइस पे इतनी सप्लाई है यहाँ, इतने प्राइस पे इतनी सप्लाई है यहाँ, इतने प्राइस पे इतनी सप्लाई है यहाँ। तो मेरे भाइयों इसका सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। कोई दिक्कत? डिमांड की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे भाइयों डिमांड कर्व ऐसा बनता था, मतलब दोनों में एक फर्क है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राइस कम होता था, डिमांड बढ़ती थी। यहाँ सेम रिलेशन है, और आप जब मार्केट चैप्टर पढ़ोगे, किसी ने पढ़ लिया होगा, दोनों को एक साथ लपेट दोगे तो आपका एक ग्राफ में मार्केट डिमांड और मार्केट कर्व का पॉइंट्स बन रहे होंगे। अगर आपने पढ़ा हो अपने स्कूलों में, ऐसे करके टीचरों ने ग्राफ बना के दिखा रखा होगा, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मार्केट सप्लाई कर्व बाकी थोड़ा सा आपको फ्लैटर दे रखा है नॉर्मल कर्व से। मार्केट सप्लाई कर्व ना थोड़ा सा, जैसे किसी का मार्केट सप्लाई ऐसा हुआ, किसी का मार्केट सप्लाई थोड़ा ऐसा हुआ, तो जो आपका मार्केट का सप्लाई है वो थोड़ा फ्लैटर हो जाता है ना, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि थोड़ा अलग अलग लोगों का डिसाइड होता है, अलग अलग चीजें बनती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा पड़ जाता है। मेरे भाइयों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है लॉ ऑफ सप्लाई। आप लॉ सप्लाई के फैक्टर सब समझ चुके हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे फर्क पड़ता है। लॉ ऑफ सप्लाई बेसिक सी चीज है, जैसे आप लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करते थे वैसे ही आप बोल रहे हैं कि व्हेन अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मतलब अदर फैक्टर अगर कांस्टेंट हो तो देयर इज अ सेम रिलेशनशिप, ठीक है ना, या फिर बोलना व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस द क्वांटिटी सप्लाई चेंज एंड इट शोज द सेम रिलेशनशिप। If the price is increasing, quantity supply also increase. If price is decreasing, quantity supply also decreases. So it shows the same relationship, and it happens only when the other factors are constant. बना के लिख दो कुछ भी, क्या दिक्कत है? आपको बस पता ही तो है कि आपको दो, तो मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई में आपको क्या एक्सप्लेन करना है। एक तरीके से समझो, जब आप डिमांड पढ़ते थे तो डिमांड का आप कौन सा फैक्टर पढ़ते थे? डायरेक्ट फैक्टर और इनडायरेक्ट फैक्टर, है ना। ऐसे ही जब आप सप्लाई पढ़ रहे हो तो सप्लाई में भी एक डायरेक्ट फैक्टर है और एक, तो यही डायरेक्ट फैक्टर तो लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई टॉपिक समझो ना, नाम समझो कि सप्लाई का लॉ, कानून क्या कहता है, कानून सप्लाई का कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, तो ये लॉ ही तो है, कि डायरेक्ट फैक्टर ही तो है। और इनडायरेक्ट फैक्टर आपको कहेगा कि जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो ना हो, यानी कि प्राइस बढ़े तो सप्लाई जरूरी नहीं है बढ़े, हो सकता है सप्लाई कम हो जाए, या कुछ उल्टे रिलेशनशिप्स हो। सेम वैसी चीज डिमांड में चलती थी, तो इसको आप अलग मत समझो, जो आपने डायरेक्ट फैक्टर पढ़ा है ना, ये वही तो चीज है, बस ये तो नाम जुड़ गया अलग से। अब आपकी बुक में मैं बता देता हूँ, बुक में क्या डेफिनेशंस लिखी है। बुक में कह रहा है लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई कीप अदर फैक्टर कांस्टेंट। सेम रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के, सेम रिलेशन मतलब प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी, प्राइस कम हुआ सप्लाई कम हुई, सेम रिलेशनशिप है। और जब अदर फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट रखा है, तो मुझे उम्मीद है आप डेफिनेशन तो बना के लिख लोगे। मैंने आपको अपनी तरफ से बोला 3-4 फैक्टर्स पे ध्यान दो। एक तो बस आपको ये एक्सप्लेन करना है कि अदर फैक्टर कांस्टेंट है, ये वाली बात लिख दो। आप इसको शुरुआत में भी कह सकते हो, व्हेन अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। खत्म। फिर इसके बाद लिखना इफ प्राइस राइजेस क्वांटिटी सप्लाई राइजेस, इफ प्राइस फॉल क्वांटिटी सप्लाई फॉल। खत्म, डेफिनेशन हो गई एक्सप्लेन। विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बाय डायग्राम एंड स्केड्यूल। डायग्राम मतलब एक डायग्राम बना देना, दिखाना प्राइस, ये यहाँ पर प्राइस इस तरफ सप्लाई बढ़ रही है, इस तरफ प्राइस बढ़ रहा है, तो हमारा क्वांटिटी सप्लाई का ग्राफ है। और कर्व में टेबुलर फॉर्म में कैसे दिखाओगे, ये आपका प्राइस, ये आपका क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस 1 2 3, सप्लाई 10 15, ये डायग्राम और शेड्यूल है। इसके बाद मतलब एक 1.5 पेज का तो आपको ये एक्सप्लेनेशन ही बन जाएगा सर। समझ में आया? आगे चलते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसी के बाद एक और चीज लिख देना, क्या कि जब हम लॉ ऑफ सप्लाई बना रहे हैं तो हम अपनी क्या अजम्पशंस बना के बैठे हैं।
यानी कि नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब आप खुद सोचो, जब आप लॉ ऑफ सप्लाई लगा रहे हो तो आप डायरेक्ट फैक्टर पे बात कर रहे हो या इनडायरेक्ट पे? तो बड़ी सिंपल सी चीज है, जितने भी इनडायरेक्ट फैक्टर है उनके आगे लिख देना डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। यही तो आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था असम्पशन में। यहाँ पे क्या, जैसे प्राइस ऑफ अदर गुड्स डू नॉट चेंज, क्या पहला क्या कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स, क्योंकि ये इनडायरेक्ट फैक्टर है। ये क्या है? तो इनडायरेक्ट फैक्टर पे फर्क पड़ता है क्या लॉ ऑफ सप्लाई में? नहीं, वो अजम्पशन बनाता है कि लॉ ऑफ सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन अ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, प्रोडक्शन के फैक्टर में कोई चेंज नहीं है, टैक्सेस में कोई चेंज नहीं है, सब्सिडीज में कोई चेंज नहीं है, और बस खत्म। मतलब आपको ये बताना है कि इनडायरेक्ट फैक्टर जितने भी हैं उनमें कोई बदलाव, ये आपका अजम्पशन है, खत्म। चलें आगे मेरे भाई, कोई दिक्कत है तो बोलो इस चीज में, समझ में आ गया? बस अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे वहां पर आया था रीजन दो लॉ ऑफ डिमांड का, तो वैसे ही यहाँ पे आता है रीजन दो भाई लॉ ऑफ सप्लाई का। मतलब ये कह रहा है कि हमें पता है ये बात कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई, तो हमें पता है कि ये क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसका कारण क्या है, ये ऐसा कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है प्रॉफिट मोटिव। आप मुझे बताना अगर आपको समझ ना आए, मैं नाम लेते ही कह रहा हूं तो एक बात बताओ, प्राइस बढ़ता है तो आपकी प्रॉफिट कैपेसिटी, तो इसीलिए आप सप्लाई, तो रीजन पहला जस्टिफाइड है कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलें आगे। सेकंड कहता है चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, मतलब चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स में सुनना ध्यान से, कहता है प्राइस अगर बढ़ा, किसी चीज का प्राइस बढ़ा, भले ही कोई सप्लाई बढ़ा रहा हो कि नहीं बढ़ा रहा हो वो अलग चीज है, प्राइस बढ़ गया, भले ही कोई सप्लाई बढ़ा रहा हो नहीं बढ़ा रहा हो। रेहान घर पे बैठा है, रेहान सोच रहा है अरे यार ये चीज तो बड़ी महंगी बिकती है मार्केट में, क्यों ना मैं भी इसे बना के बेचूं। मार्केट में एंटर कर गया, मार्केट में एंटर कर गया, फर्म बढ़ गई, सप्लाई खत्म, कोई दिक्कत? समझ में आया है ना? चलो तीसरा, चेंज इन स्टॉक। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, जब प्राइस बढ़ता है, सेलर जो है वो उसको ज्यादा बेचना चाहते हैं जितना भी उनके पास स्टॉक पड़ा है, क्योंकि हमें पता है स्टॉक वो चीज होती है, माल पड़ा है। जरूरी नहीं है कि स्टॉक मतलब जितना हम सप्लाई कर रहे हैं, स्टॉक ज्यादा होगा सप्लाई ज्यादा होगा, स्टॉक। तो भाई जो स्टॉक पड़ा है उसको आप क्या कर दोगे, बेचना शुरू कर दोगे, रेडी कर दोगे, क्या करना, सेल करना शुरू कर दोगे। तो जब रेडी कर दोगे सेल करना मेरे भाई, तो जायज बात है क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। मेरे भाइयों नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ऐसे इलाके या ऐसे एरियाज जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता, मतलब प्राइस बढ़ने से सप्लाई, या फॉर एग्जांपल प्राइस में कोई चेंज ही नहीं है, सप्लाई अपने आप बढ़ रही है या कम हो रही है, ऐसा फर्क, या प्राइस बढ़ने से सप्लाई कम ज्यादा हो ही नहीं रही, ऐसा मतलब सेम रिलेशन नहीं हो रहा। कह रहा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, उन्होंने बोला अगर अगर भाई सप्लायर को लगे कि भविष्य प्राइस बढ़ने वाला है, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है भविष्य में, तो आज वो अपनी जो सप्लाई कर रहा है मार्केट में उसे कम कर देगा। जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स, अब ये थोड़ा सा सीजनल हो जाता है काइंड ऑफ, है ना, पर प्रॉपर नहीं कहेंगे हम, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स थोड़ा सा खेती बाड़ी वाले हैं। कहता है यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता, क्यों? कह रहा है क्योंकि क्लाइमेट की कंडीशन पे चीजें डिपेंड करती है, प्रोडक्शन मतलब आपकी जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, क्लाइमेट पे। आपकी जो प्रोडक्शन है वो क्लाइमेट पे डिपेंड कर रही है। तो इस केस में अगर मौसम में बदलाव आया, तो अगर आपकी प्रोडक्शन कम रह गई तो आपकी सप्लाई बढ़ नहीं सकती, भले ही मार्केट में प्राइस दाम बहुत ज्यादा हो जाए। हुआ क्या, मौसम की वजह से प्रोडक्शन अच्छी हुई नहीं, खेती बाड़ी अच्छी हुई नहीं, जब खेती बाड़ी अच्छी हुई नहीं तो मार्केट में आपके पास वो माल आपने एक्सपेक्ट करा था 200 क्वांटिटी बनाओगे, लेकिन बना से 50 की। मार्केट में आप गए, अब आप सप्लाई कितने की कर रहे हो, क्या आप सप्लाई ज्यादा कर सकते हो? अच्छा पहले जब आपने 200 की क्वांटिटी सोची थी तो 10 रुपए में बेच रहे थे, अब आपको पता है माल तो कम है, अपने आप ही प्राइस क्या हो जाएगा मार्केट में, प्राइस बढ़ रहा है मार्केट में, लेकिन क्या अपनी सप्लाई 50 से 70 कर सकते हो? सप्लाई चेंज ही नहीं कर सकते आप, क्यों? क्योंकि आप बना ही नहीं सकते, अब तो वो तो सप्लाई तो लिमिटेड हो गई, यहाँ पर बना ही नहीं सकते। ये तो एग्रीकल्चर वाला हिसाब किताब है, समझ में आया? नहीं सीजनल नहीं हुआ,
क्योंकि इसमें प्रभाव किससे पड़ रहा है वो मैटर कर रहा है, प्रभाव पड़ रहा है बैड वेदर से। अगला होता है पेरिशेबल गुड्स, चीजें जिसको इस्तेमाल करने के बाद एक टाइम बाद वो मतलब सब्जियां पेरिशेबल होती हैं, अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो खराब हो जाएंगी, तो ऐसे गुड्स। तो अब ऐसे गुड्स में क्या केस है, कह रहा है पेरिशेबल गुड जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, तो सेलर जो है ना वो अगर मान लो मार्केट में प्राइस गिरने लग जाएगा इनका, तो हमें पता है मार्केट में कभी भी प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में प्राइस गिर रहा है तो बंदा, हमें पता है कि सेलर विल बी रेडी टू सेल मोर इवन इफ द प्राइस आर फॉलिंग। हमें पता है कि प्राइस अगर कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन पेरिशेबल गुड्स में अगर प्राइस कम होता है ना तो बंदा सप्लाई कि भैया ले लो खरीद लो बेच बाज के अपने घर जाऊं, क्योंकि मुझे पता है मैं ज्यादा दिन नहीं रख सकता, इंतजार नहीं कर सकता प्राइस का बढ़ने का। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाइयों। अगला रेयर आर्टिकल्स हैं, कुछ कह रहा है कुछ रेयर आर्टिस्टिक या प्रीशियस आर्टिकल्स होते हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई वहां फॉलो नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई पेंटिंग है मोनालिसा की, अगर मान लो आपको पता है कि वो इंक्रीज हो नहीं सकती अगर प्राइस कितना भी बढ़ा दो, जो जितनी पेंटिंग है उतनी ही रहेगी, तो यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज जितनी है वो उतनी ही रहेगी, उस पर आप जितना भी, उस पर आप प्राइस ही प्राइस बढ़ा सकते हो, सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, है ना। तो यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ। फिर कहता है एक ऐसी बैकवर्ड कंट्रीज होती है जो पिछड़ी बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं देश, वहां पर लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता मेरे भाई। क्यों, कह रहा है क्योंकि आप इंक्रीज कर लो प्राइस शॉर्टेज रेशो, मतलब इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज प्रोडक्शन और सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, मतलब ना प्रोडक्शन बढ़ा सकते इसमें तो सप्लाई भी नहीं बढ़ पाएगी, आप प्राइस कितना भी बढ़ा लो यहाँ पर, लेकिन प्रोडक्शन और सप्लाई यहाँ पर, क्योंकि उस देश इतना सक्षम ही नहीं है कि वो बना के माल को बेच सके, समझ पा रहे हो, वो देश इतना सक्षम ही नहीं है कि वो इन सामान को बेच सके, पिछड़ा देश है ना, बहुत पीछे चल रहा है, डेवलपमेंट ही नहीं है वहां, समझ गए। यहाँ पर हमारा ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये सब अभी लॉ ऑफ सप्लाई के टॉपिक्स खत्म हुए, थोड़े ग्राफिकल टॉपिक्स पे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। ध्यान समझो, जो सप्लाई है ना उस पे हम चेंज के ऊपर बात करते हैं, जैसे हमने डिमांड के ऊपर समझा था मेरे भाइयों, दो चेंज होते हैं, यह है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ये है चेंज इन सप्लाई, इसको हम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कहते हैं और इसे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कहते हैं। इसमें फिर दो और फैक्टर आ जाते हैं, लेकिन अगर हम इसे समझें और आपको अगर फॉर एग्जांपल मूवमेंट को एक्सप्लेन करना रहा तो आप यहाँ पे पता है क्या कहोगे, वही जो लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन थी, व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट देयर इज अ सेम रिलेशन, या इट शोज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। For example, if prices are increasing, the quantity supply will increase. For example, if price is decreasing, quantity supply will decrease. And it is of two types. It is of one is expansion of supply curve, and other is contraction of supply curve. When law of supply does not follow, I can say that, या फिर I can say that when there is a change in other factors. When there is a change in other, in the first case what I have said is just that when other factors are constant, it means that other factors are not changing, but right now what I am saying is that when there is a change in other factors, so right now the other factor affect the supply, in which case what I can say, if the price are increasing or decreasing, it does not state that the quantity, the supply will increase or decrease, it is not sure about that. So when I am explaining changing in supply, what I will write is that when other factors, when there is a change in other factors, when there is a change in other factors, so when there is a change in other factors, the quantity supply change without change in the price of the commodity. When there is a change in other factors, the quantity supply change without changing in price. विदाउट चेंजिंग प्राइस क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस, या फिर है ना ये तरीके से चाहिए, या फिर द प्राइस डज नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई। व्हाई प्राइस डज नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, दीज आर द रीजंस वेयर लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट फॉलो। इन सम केसेस द प्राइस आर चेंजिंग बट क्वांटिटी सप्लाई आर नॉट चेंजिंग, so what does it state? It states that
कि price does not influence the supply. So when price influence the supply, it is direct relation, which is movement along supply curve. And when price does not influence the supply, so it is because of other factors. So it is the case of change in supply. So in that case, I can say there are of two types. One is increase in supply and other is decrease in supply. There are two types. One is increase in supply and decrease in supply. मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप यहीं पे इन चारों को समझ रहे हो, क्योंकि आप थ्योरी तो कुछ भी बना के लिख सकते हो, बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हम सारे पढ़ रहे कर सकते हो। और मेरे भाइयों अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं, यहाँ पर चीज़ें अपवर्ड, एक्सपेंशन में ध्यान रखना अपवर्ड मूवमेंट जाती है जैसे डिमांड में भी जाती थी। एक्सपेंशन क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट है, आप चाहो तो लिख सकते हो अपवर्ड मूवमेंट है और यहाँ पर डाउनवर्ड। अब कैसे होगा, इसमें तो प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट है तो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है। तो प्राइस इन द फर्स्ट केस वाज दिस एट दिस पॉइंट एंड इन द सेकंड केस एट दिस पॉइंट। So I can show that the graph is moving upward. So this is expansion of demand, expansion of supply, and in that case the first stage of the supply, this is the price, this is the quantity supply, and if I drop the price, the quantity supply will also fall. So in that case the curve goes downward, which is contraction of supply curve. And if I have to individually explain this, what I can explain you is that what is expansion of supply curve. So I will explain in this way कि when there is an increase in price of commodity, the quantity supply also increase. It shows the direct relation, and in that case the other factors are constant. It is a part of change in quantity supply, which means movement along supply curve. Try to understand whatever I am saying to you. Movement along the supply curve, ठीक है ना, and which is also reflected by diagram and schedule. Price and quantity supply, price increasing 2 3, supply increase to 10 15. It is just a very basic way. And suppose if I have to explain this, it is very easy. Whenever you will give the test of this topic, you just, what you have to do is that try to write it in your words and try to explain more and more. Do not explain too much English, write little bit English with more concepts. Okay, so now the topic is contraction of supply curve. What do we explain in that case? When there is a decrease, yeah, when there is a fall in the price of commodity, the quantity supply also falls, and it follows at that situation when other factors are constant. या फिर you can say these things in the starting of the definition, in the starting of the concept, कि when other factors are constant, if there is fall in the price of commodity, then quantity supply also falls. It shows in this case the graph moves downward, so it shows the contraction of supply curve, which is also reflected by diagram and schedule. And just make the diagram and schedule, price 3 2, quantity supply 15 or 10, and the basic thing, and it is a part of movement along supply curve. But when I have to explain increase in supply, then I will say कि when other factors are changing, yeah, when there is a change in other factors, so what I can say, there is a no, when there is no change in price, only supply, not quantity supply, only supply. So what I will explain, increase in supply, when the other factors are changing but without changing in the price of commodity, the supply increases. And in that case, what I will explain, when there is a change in other factors without changing in the price of commodity, the supply decreases. How it decreases? Suppose this is the supply curve, and if I have to explain, the price is that, for example, 10 rupees and the supply is 15, and the same price 10, suppose supply goes 20. So at the same point, it will be look like this, the new supply curve. You can say this is S dash and this is S, original supply. And whenever you will make the new supply curve, draw it like this. And in that case, what will be the new supply curve? At the same price, your quantity supply falls, suppose at that point. So you will make
the graph like this. Okay, so these are two cases, and you can also write in this definition is that ki it is a part of change in supply and when other factors are constant. मतलब इसमें तुम एक्सप्लेन करते हुए ये भी बता सकते हो कि वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं. बोल देना एग्जांपल ऑफ अदर फैक्टर, चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन टैक्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी, सारे अदर फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर दो मेरे भाइयों. और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में. यहाँ पर सप्लाई का बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाता है. मुझे उम्मीद है आप ये समझ पा रहे होगे कि चीजें कैसे जाती हैं. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है ना. जनरली कुछ नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन में या टॉपिक में ही डायरेक्ट लिख दिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. अगर आप ढंग से पढ़ो तो ये एक टॉपिक होना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई की लोचकता, और सप्लाई की लोचकता को डायरेक्ट रिलेट कर दिया प्राइस से. मतलब सप्लाई पे टोटल प्रभाव पड़ेगा प्राइस से, डायरेक्ट बोल दिया. क्योंकि आपको पता है सप्लाई का प्रभाव और भी चीजों पर, जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब पढ़ते थे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जो प्रभाव पड़ता था वो सिर्फ डायरेक्ट फैक्टर से नहीं पड़ता था, इनडायरेक्ट फैक्टर से ही फर्क पड़ता था. जैसे हमने पढ़ा था कि प्राइस अगर बढ़ता है तो हमें पता है डिमांड कम होती है, तो कितना प्राइस से फर्क पड़ने से डिमांड में कितना फर्क पड़ रहा है ये इलास्टिसिटी बताती थी. तो वो सिर्फ जरूरी नहीं होता था, कभी कभी प्राइस से फर्क पड़ता था, कभी कभी होता था इनकम से फर्क पड़ता था, तो इसे हम कहते थे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और एक होता था एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो अदर फैक्टर आ जाता था, वहां सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाला केस आ जाता था. लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट ही टॉपिक में बोला हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इसका मतलब आप ये समझ लो कि प्राइस में चेंज आने से आपकी जो सप्लाई है उसमें कितना चेंज आ रहा है. प्राइस में ज्यादा, अब आपको पता है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, डायरेक्ट फैक्टर ही चल रहा है, प्राइस से रिलेशन ही चल रहा है. आपको पता है प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, आपको पता है प्राइस कम होगा सप्लाई भी कम होगी. तो आप ये बात समझ चुके हो कि प्राइस बढ़ाऊंगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम करूंगा सप्लाई कम होगी. लेकिन यहाँ डिपेंड करेगा कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज करा. फॉर एग्जांपल प्राइस मैंने 50% बढ़ा दिया तो सप्लाई कितना परसेंट बढ़ रही है, 40% बढ़ रही है या 50% ही बढ़ रही है या 60% बढ़ रही है. ये चीज जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताती है. कभी भी कोई आपसे पूछे तो बोलना द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई विद द चेंज इन द प्राइस. मतलब कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको बताती क्या है, कितना एक सप्लाई में चेंज आ रहा है, परसेंटेज ऑफ सप्लाई कितना चेंज हो रहा है. यानी कि ये जो परसेंटेज है ना, सप्लाई की कितनी परसेंट चेंज हो रही है जब प्राइस में चेंज आ रहा हो. अगर परसेंटेज सप्लाई में 40% का चेंज आ रहा है 50 से कंपेयर करें, अगर 50% चेंज आ रहा है 50 से कंपेयर करें, अगर आज 60% चेंज आ रहा है 50 से कंपेयर करें, तो ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है. समझ रहे हो. यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो प्राइस पे डिपेंड करती है कि हम क्या कहते हैं प्राइस में सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस. अगर आप अब देखो यहाँ से खुद ही सोच लो, बहुत आसान केस है. अगर प्राइस में चेंज जो है वो 50% लाए और उस हिसाब से पहले प्राइस में चेंज करोगे सप्लाई में चेंज करोगे. प्राइस में 50% चेंज करा लेकिन सप्लाई में 40% चेंज हुआ, तो प्राइस के अकॉर्डिंग कम चेंज हुआ ज्यादा चेंज हुआ, कम. परसेंटेज के हिसाब से देखो तो आप देखोगे 50 से 40% है, ये कौन सी सप्लाई कहलाएगी, इन इलास्टिक सप्लाई मेरे भाई, इन इलास्टिक. क्यों, क्योंकि प्राइस में ज्यादा प्रभाव लाने से सप्लाई में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा. अगर बराबर हुआ दोनों में तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, दोनों में बराबर हुआ. लेकिन मेरे भाई अगर प्राइस में 50% चेंज लाए और सप्लाई में उससे ज्यादा परसेंट चेंज आ गया तो इलास्टिक सप्लाई है ये. तो बताओ आप तीनों, हाँ वही सेम डिमांड वाला ही केस. ठीक है ना. तो मेरे भाई लगभग चीजें तो सेम ही चल रहा है, थ्योरी तो सारी सेम ही है. यानी कि इसमें भी होंगे दो एक्स्ट्रा, इसमें ही पढ़ेंगे कि प्राइस में कुछ चेंज ही नहीं आया और सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही है, या प्राइस में चेंज आया जा रहा है और सप्लाई वो भी है परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक. वो पढ़ेंगे. अभी जस्ट मैंने आपको रफली समझाया है. हम समझ रहे हैं सबसे पहले क्या कहते हैं सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन, तो मैं लिख देता हूँ. कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसका मतलब क्या है, डिग्री मतलब कितना, एक तरीके से बदलाव. डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस सप्लाई, ये इसकी डेफिनेशन रहेगी. डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस सप्लाई
ऑफ अ कॉमोडिटी, एक वस्तु का, ऑफ अ कॉमोडिटी, एक वस्तु का, विद रेफरेंस टू द विद रेफरेंस टू द चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। या तो आप ये डेफिनेशन लिख दो, नहीं तो आपको मैं बोलता हूँ आप ओरली कैसे लिख सकते हो। या तो आप ये लिख दो क्या कि भैया कितना सप्लाई के अंदर चेंज आ रहा है कॉमोडिटी में विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में कितना डिग्री का चेंज आ रहा है, यानी कि परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है। जैसे आप ये भी कह सकते हो इट एक्सप्लेन हाउ मच द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन्स यू, या इट एक्सप्लेन्स दैट हाउ मच परसेंटेज चेंज in supply, in quantity supply you can say, with the percentage change in price। बोल देना है ना इस तरीके से, समझ रहे हो मेरे भाई। ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। अब इसका परसेंटेज मेथड देखें कि परसेंटेज मेथड क्या है, तो बड़ा सिंपल है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES लिख दो इस तरीके से, और यहाँ लिखो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। भाई ऊपर सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आने से। अब आपको पता है ये बात, आप शुरू से भी लिखते थे, सप्लाई में कैसे चेंज पता चलेगा। फॉर एग्जांपल प्राइस है 10, प्राइस कर दिया 15, सप्लाई फॉर एग्जांपल पहले क्वांटिटी सप्लाई लिख दो, फॉर एग्जांपल सप्लाई पहले 100 थी, सप्लाई 150 हो गई, तो आप कहोगे कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैसे पता लगाओगे, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। तो आप करोगे भैया परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैसे पता चलेगा, ओरिजिनल सप्लाई मतलब बेस सप्लाई, सबसे पहले बेस सप्लाई कितनी थी 100, कितना चेंज आया 50 का चेंज आया, और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये आपका परसेंटेज चेंज इन सप्लाई पता चलेगा। जैसे आप बताओगे कितने परसेंट का चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे पता लगाओगे, बोलोगे भैया ओरिजिनल प्राइस नीचे, प्राइस में कितना चेंज आया 5 का, और मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 50%, दोनों सेम चेंज आया। यानी कि अगर हम अभी तो हम कॉल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन थोड़ा ना हो रहा है अभी, तो फॉर्मूला बनाते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैसे लिखोगे, नीचे लिखोगे ओरिजिनल सप्लाई। अब ओरिजिनल सप्लाई कैसे लिखोगे, आप लिख देना क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है ना, क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है ना। ऊपर लिखना चेंज इन सप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई में 100, यही तो लिखोगे, है ना। क्वांटिटी सप्लाई लिख लो या डायरेक्ट से एस लिख लो। फिर मेरे भाई इसके नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन में ओरिजिनल प्राइस, मतलब मल्टीप्लाई में 100 से 100 कट गया, ठीक है ना। आप लिखोगे डेल्टा एस बाय अपॉन में एस, इस तरीके से। और ये जब ऊपर जाएगा तो लिखा आएगा टी अपॉन में डेल्टा पी, डेल्टा वाले एक साथ रख दो, यानी कि डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी बाय एस। हो सकता है इस एस को और इस दोनों तरफ एस लिखा है, इसको क्वांटिटी क्यू से बताया आपका क्वेश्चन करते हुए, मैं क्वांटिटी क्यू या क्वांटिटी क्यू, यानी कि चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू, वही सेम पुराना फॉर्मूला, यही तो कर रहे थे पहले भी। तो मेरे भाई इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक तो फॉर्मूला करने का तरीका आप, फॉर्मूला आपने समझ लिया। अब ये कहता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना, वो कितने टाइप्स की है, और सेम डिमांड वाला ही केस चलेगा, ठीक है ना। आप अगर सबसे पहला देखोगे तो इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। सबसे पहला कि परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई है अपना सबसे पहला तरीका। और मेरे भाइयों परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई आपको कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर इन्फिनिटी के बराबर होगी। ऐसा क्यों कहता है, इसमें होता क्या है, ये अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, मार्केट में होती नहीं है कि प्राइस में कोई चेंज ही ना आए, ठीक है, या फिर हाँ प्राइस में कोई चेंज ना आए और सप्लाई बढ़ती जाए, ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में, ऐसा कभी होता ही नहीं। ये अनरियलिस्टिक सिचुएशन है कि चेंज इन प्राइस तो जीरो है और चेंज इन सप्लाई हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो जब आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालोगे तो आप कहोगे परसेंटेज चेंज इन सप्लाई तो है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है ना वो जीरो है, प्राइस में कोई परसेंट चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन सप्लाई 20% हो गई। तो आपको पता है नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन होती है, इसलिए हम कहते हैं ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम कभी ग्राफ बनाएंगे ना सप्लाई और इसका, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, हमारी यूनिट है और यहाँ हमारा प्राइस है, तो सप्लाई बढ़ती जा रही है। प्राइस फॉर एग्जाम्पल 10 था, प्राइस 10 था, सप्लाई 10 है, प्राइस 10 ही रहा, सप्लाई 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, मतलब इतने दाम पे ये सप्लाई हमारी चली जाएगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी तक जा रहा है मेरे भाई। कोई दिक्कत है तो बोलो, बेसिक सा टाइप। सेकंड आता है मेरे भाइयों हमारा, अब इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, बोल दो कि भैया प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं,
सॉरी प्राइस उतना ही है, सप्लाई बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं ना। सेकंड होता है मेरे भाइयों परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, हमें क्या कहता है, कहता है इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो, सॉरी हाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो होती है। जीरो कब, देखो ग्राफ समझो, आपकी सप्लाई 10 है फॉर एग्जांपल, यहाँ 20 है, 20 ही थी जब आपका प्राइस 10 था, यहाँ पॉइंट है, फिर प्राइस 20 कर दिया सप्लाई उतनी है, प्राइस 30 कर दिया सप्लाई उतनी है, प्राइस 40 कर दिया सप्लाई उतनी है। और समझ पा रहे होगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो क्यों है, वो समझते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में परसेंटेज चेंज हो रहा है, 20% हो रहा है, 30% हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन सप्लाई आपकी हमेशा कितनी चेंज हो रही है, तो आंसर जीरो ऊपर जीरो हो सकता है, हमेशा आंसर जीरो ही आएगा, नीचे कुछ भी हो जाए, तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा जीरो हो जाता है। अच्छा, इन सब की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी लगे तो आप क्या लिखोगे, तो बोलोगे व्हेन देयर इज नो चेंज इन सप्लाई विद द चेंज इन प्राइस, या लिख देना व्हेन देयर इज नो चेंज इन सप्लाई बट प्राइस कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या प्राइस कंटिन्यूअसली चेंजिंग, दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, खत्म। और फिर इसके बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, डायग्राम शेड्यूल बना दो, कितना बढ़िया हो जाएगा। फिर मेरे भाइयों एक आता है इलास्टिक सप्लाई, जिसे हाई इलास्टिक सप्लाई भी कहते हैं, इसे इलास्टिक सप्लाई कहते हैं, नॉर्मल केस है। इसमें क्या होगा ना, एक तरफ आपका परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है और एक तरफ आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, बस कुछ नहीं है मेरे भाइयों, जो आपका सप्लाई में चेंज है ना वो ज्यादा है प्राइस से, बस। मतलब सप्लाई आपकी 10% चेंज हुई लेकिन प्राइस आपका 8% चेंज हुआ, तो आप कहोगे व्हेन देयर इज मोर चेंज इन सप्लाई, मोर चेंज मत बोलना, मोर परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, when the percentage change in supply is more than the percentage change in price, this is the case of highly elastic supply या elastic supply। ग्राफ समझते हैं, प्राइस 10 से 15, 10 से 15 प्राइस, सप्लाई में आपको पता है ज्यादा चेंज करना है, चलो 10 से 15 नहीं, इसको 10 से 12 कर देता हूँ ताकि मैं समझ जाऊंगा कितने परसेंट का चेंज होगा, 20% का, है ना, 10 के हिसाब से 2 का चेंज 20% ही होगा, तो सप्लाई में 100 से कितनी कर देता हूँ, कितना चेंज, तो आप कहोगे भैया इलास्टिसिटी सप्लाई परसेंट, सप्लाई में कितना चेंज 50%, और इसमें कितना, जीरो से जीरो घटाया 2.5 की आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ गई, 2.5 की। यानी कि आप अगर इसको बनाते हैं 10 का सप्लाई 100 सप्लाई, फिर एक काम करते हैं 150, मुझे पता है एक अच्छा खासा ग्राफ पे चेंज है, और प्राइस मुझे पता है 10 के हिसाब से अगर मैं 15 भी रखूंगा तो मुझे पता है उसके हिसाब से 12 कम चेंज है, तो पहले 10 पे 100 था मेरे भाइयों, 10 पे 100 इतना, ठीक है, यहाँ बनेगा पॉइंट, फिर आपको पता 12 पे कितना 150, यानी कि आपको पता है ये ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ा लेकिन ये ज्यादा आगे बढ़ा, तो ग्राफ अगर आप बनाओगे तो आप इसको कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाओगे, इस तरीके से, तो आप अपनी जब बुक में भी देखोगे तो आप देख पाओगे इलास्टिक सप्लाई का ग्राफ थोड़ा किस तरीके से बना होगा, मतलब ये ज्यादातर किस तरफ जाएगा, ज्यादातर ये जाएगा y एक्सिस की तरफ, ठीक है, हो सकता है इसको थ्योरी में भी कहीं लिखा हुआ हो कि इट इज मोर स्टीपर टुवर्ड द, हाँ देखो वही ना कि इंटरसेप्ट जो है ना थोड़ा y एक्सिस की तरफ ऐसे बनता हुआ जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया इसका ग्राफ। अब समझते हैं इनइलास्टिक, इनइलास्टिक आप समझ गए होंगे, इस बार एक काम करते हैं, क्या करते हैं, प्राइस को 10 से, इसका इलास्टिक सप्लाई हमेशा 1 से बढ़ाएगा, 1 से बढ़ा क्यों, क्योंकि ऊपर देखो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आपको पता है जो सप्लाई में चेंज है वो हमेशा ज्यादा होगा और नीचे चेंज हमेशा कम होगा, तो आपका आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। लेकिन इसमें सोचो प्राइस 10 से हम 15 कर लेते हैं और सप्लाई इस बार मेरे भाई 100 से 120 कर लेते, तो आप कहोगे भैया इधर 50 का परसेंट का चेंज और इधर कितना चेंज, यानी कि यार हमने सोचा मार्केट है प्राइस 150% बढ़ाते हैं तो सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ग्राफ कैसा बनेगा, 10 सॉरी 100 और यहाँ 150 के हिसाब से यहाँ 120, फिर यहाँ 10 के हिसाब से 15 इतना ग्राफिकल, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से, फिर ये हो गया हमारा इस तरीके से, वो वाला एक्स एक्सिस की तरफ स्टीप था, ठीक है, और ये वाला वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा बना रहेगा, कोई दिक्कत मेरे भाई, मतलब किस तरफ झुका हुआ है, बोल देना कि इट इज मोर टुवर्ड्स वाई एक्सिस एंड इट इज मोर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, इस तरीके से बनेगा। और इसमें आप लिखो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा 1 से कम आएगी, क्यों, क्योंकि सप्लाई में ऊपर का चेंज आप सप्लाई में लिखते हो, सप्लाई में कितना चेंज 20% और इसमें कितना, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.4, है ना, पक्का, हाँ। चले मेरे भाई, फिर यूनिटरी इलास्टिक होता है जो कहता है भैया कुछ भी कर लो फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्राइस 10 15 सप्लाई 100 150 दोनों में कितना चेंज 50% का, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 आएगी, क्यों, क्योंकि सप्लाई में कितना चेंज 50%, प्राइस में कितना चेंज टोटल चेंज, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा 1 आएगी, यानी कि जब ये लिख देना इसको व्हेन
the percentage change in supply is equal to the percentage change in price. This is the case of unitary elastic supply. क्या केस है? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, और इसका ग्राफ अगर आप बनाने बैठोगे तो मेरे भाई ऐसे ही बनेगा, यहाँ 100, यहाँ 150, यहाँ 10 और बराबर गैप में 15। तो ये ऐसे ग्राफ नॉर्मल जाएगा, कोई दिक्कत मेरे भाइयों? बस ऑब्जर्वेशन के ऊपर खैर बात करी गई है। कह रहा ग्राफ में अगर हम ऑब्जर्व करें तो 3 टाइप के ग्राफ बन रहे थे, वैसे जनरली देखें तो थोड़ा इस तरीके से। एक ग्राफ ये आपका पता है इलास्टिसिटी ऑफ 1 जब आ जाए, ये आपका ग्राफ कब बन रहा था जब इलास्टिक सप्लाई ग्रेटर देन 1 थी, और ये इलास्टिक सप्लाई जब अभी अभी केस बनाया था पिछला। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है मेरे भाइयों। चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक तरीके से आपको कहा गया है कि फ्लैटर जो है ना वो किस मतलब कर्व जितना ज्यादा फ्लैटर है उतना ज्यादा इलास्टिसिटी है। ये फ्लैट हुआ कि नहीं हुआ कर्व? यहाँ पे फ्लैट हुआ कर्व या यहाँ फ्लैट हुआ कर्व? थोड़ा फ्लैट इस तरफ आ रहा है ना, तो जितना ज्यादा कर्व फ्लैट है उतनी ज्यादा लोचकता है, मतलब इलास्टिसिटी है। तो यहाँ लिख देना एक ऑब्जर्वेशन कि जितना ज्यादा कर्व फ्लैटर हुआ तो इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा है। मेरे भाइयों को दिक्कत तो नहीं? लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है ऐसा लिखा हुआ है, टाइम पीरियड एंड सप्लाई। इसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई। टाइम पीरियड एंड सप्लाई, भैया टाइम पीरियड और सप्लाई का क्या लेना देना है? मतलब कहता है सप्लाई जो होती है ना किसी भी वस्तु की, वो रातों रात नहीं बदलती, उसको टाइम लगता है बदलने में। तो अगर हम सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम 3 टाइम पीरियड में बांट देते हैं। एक टाइम पीरियड हम बांटते हैं मार्केट पीरियड, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पीरियड मार्केट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड लिख देने से, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है शॉर्ट पीरियड, ठीक है ना। फिर तीसरा आता है लॉन्ग पीरियड, ठीक है ना। मतलब आपको कहना क्या चाह रहा है? अब आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका है कि रातों रात तो सप्लाई इतनी जल्दी नहीं प्रभावित पड़ता। कह रहा है मान लो मार्केट पीरियड जो सबसे पहला पीरियड है, कह रहा है रेफर्स टू वेरी शॉर्ट पीरियड, जहां पर जो सप्लाई है ना वो चेंज ही नहीं होगी अगर डिमांड कितनी भी चेंज हो जाए। मतलब रातों रात आप डिमांड बढ़ा दो एकदम से, क्या रातों रात माल बन जाएगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? और टाइम चाहिए। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में तो मेरे भाई आप कितना भी प्राइस का डिमांड कर लो, फॉर एग्जांपल सप्लाई मेरी 100 है, आप प्राइस आज 10 कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो, रातों रात मैं इसको बढ़ा ही नहीं सकता, ये इतनी ही रहेगी। आज आप माल बनाते हो, आपके पास अभी 100 स्टॉक है माल, बंदा आया बोला 200 माल चाहिए आज रात को ही, आप क्या कहोगे? नहीं हो पाएगा। कोई नहीं भैया मैं 20 रुपए में दे दूंगा, पहले 10 रुपए में, कोई नहीं भैया मैं 20 रुपए दे दूंगा, आप बोलोगे नहीं हो पाएगा, रात को नहीं बना सकता। नहीं मैं 30 रुपए दे दूंगा, आप बोलोगे नहीं हो पाएगा, सप्लाई मेरी 100 पे रहेगी। अब समझ में आ गया? मार्केट पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड, समझ रहे हो मेरे भाई? लेकिन मजा आएगा जब हम थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड की बात करेंगे। शॉर्ट पीरियड ऐसा है जहां पर आउटपुट जो है ना यानी कि सप्लाई वो चेंज की जा सकती है, लेकिन सिर्फ वेरिएबल फैक्टर लगा के, क्योंकि आपको पता है फिक्स्ड फैक्टर तो नहीं चेंज होते थे, याद है शॉर्ट पीरियड। तो आपको पता है आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में बदलाव ला सकते हो, ऊपर या नीचे कर सकते हो, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर जो है ना वो तो आपके ऐसे ही रहेंगे, यानी कि एक फैक्टर से बदलाव आ सकता है। तो इसका मतलब जो सप्लाई है ना वो ज्यादा इलास्टिक नहीं रहेगी, वो लेस इलास्टिक रहेगी। अच्छा ध्यान से सुनना, एक और चीज समझा देता हूँ। जनरली जो लेस इलास्टिक सप्लाई है ना और जो मोर इलास्टिक सप्लाई है उसमें एक फर्क होता है, जो फर्क आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। क्या? कि जो लेस इलास्टिक आपको पता है वो थोड़ी इस तरीके से बनती है और मोर इलास्टिक आपको पता है इस तरीके से बनती है। लेकिन मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। ऐसा हो सकता है कि लेस इलास्टिक सप्लाई है ना आपकी, लेस इलास्टिक सप्लाई वो हो सकता है यहां से ऐसे बने, यानी कि इस कर्व को छूते हुए शुरू हो, और जो मोर इलास्टिक सप्लाई है वो वाई एक्सिस को छूते हुए बनेगी। तो इसलिए एक पॉइंट लिखा जाता है कि जो मोर इलास्टिक है ना उसका इंटरसेप्शन, ये इंटरसेप्शन है ना, ये इंटरसेप्शन कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। तो आप एक पॉइंट और पढ़ लेना थ्योरी करते हुए कि जो इसका इंटरसेप्शन है वो वाई एक्सिस पे और इसका इंटरसेप्शन जो है वो, बस ये ध्यान रखना। अब यही चीज को समझाया हुआ है। अब अभी अभी आपके पास मेरे भाइयों समझो, अब मार्केट में आप बैठे हो, टाइम आपके पास कम है, टाइम आपके पास कम है तो फिर भी है, तो आप वेरिएबल फैक्टर, आपको किसी ने बोला भाई काम करो मुझे 2 दिन में माल चाहिए, 2 दिन आपको दे गया, आप कहोगे हाँ बना तो सकता हूँ, कल क्या करूंगा और लेबर ले आऊंगा। लेकिन मैं भाई अभी भी ना तेरे प्राइस बढ़ाने से ना मैं इतनी सप्लाई अभी भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मशीनें कहाँ से लाऊंगा। तो ज्यादा शॉर्ट पीरियड है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं है।
तो उस केस में पता है आप क्या करोगे, आप सप्लाई बनाओगे लेस इलास्टिक इस तरीके से, थोड़ा सा मैंने ऐसे बना दिया, इसको थोड़ा ऐसे देख लो, आप समझ में, लेस इलास्टिक, थोड़ा इस तरफ कर्व ज्यादा है, और कौन सी एक्सिस से है, एक्स एक्सिस पे इसका इंटरसेप्शन है, ये केस होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग पीरियड में आ गए तो एक ऐसा आउटपुट है जहां पर मेरे भाइयों आप तो हर फैक्टर के प्रोडक्शन के बदल सकते हो, फिक्स्ड वाला भी, वेरिएबल भी। तो इसका मतलब उसमें आपकी इलास्टिक सप्लाई आप आराम से, मतलब आपका प्राइस थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाए, आप कहोगे भाई कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा जितनी मर्जी सप्लाई, यानी कि सप्लाई पे आप बहुत ही फर्क ले आओगे अगर हल्का सा भी प्राइस फर्क पड़ जाए, यानी कि वो केस होगा मोर इलास्टिक सप्लाई, जहां पे इलास्टिक सप्लाई 1 होगी ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन 1 होगी। और जो आपका फर्स्ट केस है रातों रात वाला कि कर लो भाई कर लो, आपको कि नहीं भाई मैं बना ही नहीं सकता, ये 3 तरह, मेरे भाइयों को दिक्कत तो नहीं, यहाँ हमारा सप्लाई चैप्टर पूरा खत्म होता है।